Hello friends, my name is Umesh Paliwal. I am the co-founder of Investor Zone. Friends, you know the price band of Sona BLW has already been decided in the market and जो प्राइस बैंड आया है वो आया है 285 से 291 का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट आई विल डिस्कस द आईपीओ डिटेल्स, सेकंड आई विल डिस्कस द पीयर एनालिसिस, थर्ड आई विल डिस्कस हु इज द सेलिंग शेयर होल्डर एंड हाउ मच रिटर्न ही हैज जनरेटेड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मैंने दो वीडियो और पहले बनाए थे जहां पे मैंने उनकी बिजनेस एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस करी थी। तो फिर भी इस वीडियो को समझाने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये पर्टिकुलर कंपनी जो काम करती है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है और ऑटोमोबाइल सेक्टर एज ए होल पिछले 3 साल में कैसा रहा है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा इस कंपनी की परफॉर्मेंस के और इसके जो पीयर्स है उसकी परफॉर्मेंस को जज करने में आसानी होगी। देखो, मेन ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम दो कंपनियां मैं दिखा देता हूं, एक मारुति दिखा देता हूं, ठीक है। तो मारुति का अगर पीएलएन देखेंगे तो आप ये देखोगे कि 2018 में, पिछले 3 साल का देख लेते हैं, लगभग 80,000 करोड़ की सेल्स थी जो कि 2020 में घट के कितनी रह गई, 75,000 करोड़ रह गई। 2021 को मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि 2021 में पता है कोविड आया था, इसके कारण कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं था जहां डी ग्रोथ नहीं हुई हो। तो पिछले 3 साल में अगर मैं देखूं तो मारुति सुजुकी की जो ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ है, वो नेगेटिव रही है। अब एक कंपनी और देख लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत बड़ी कंपनी है, वो चेक कर लेते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर कि इसकी ग्रोथ कैसी रही है पिछले 3 सालों में। तो अब देखो, लगभग 92,000 करोड़ की सेल्स थी, मार्च 2020 में कितनी, 95। हल्की सी ग्रोथ है, कोई ज्यादा खास ग्रोथ नहीं है। अगर मैं अशोक लेलैंड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, 3 कंपनियां देख लेते हैं जो बड़ी है इंडिया की, इसका पीएनएल देखें तो देखो 30,000 करोड़ की लगभग सेल्स थी 2018 में, जो कि घट के कितनी रह गई, 21,000 करोड़। यानी इसका मतलब क्लियर है, one thing is very clear that the company, the sector as a whole, automobile sector as a whole has not performed well. डी ग्रोथ हुई है हर कंपनी की, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो इनकी ऑटोमोबाइल पार्ट्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, जो ऑटो एंसिलरीज कंपनी जिनको कहा जाता है, ऑब्वियस है उनकी भी ग्रोथ क्या होगी, नेगेटिव रही होगी, या अगर रही भी होगी तो बहुत कम ग्रोथ रही होगी। तो जो सोना बीएलडब्ल्यू कंपनी है वो भी एक क्या है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, ये ड्राइव लाइन टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो मैंने आपको सेक्टर का आइडिया दे दिया कि पिछले 3 सालों से सेक्टर ग्रोथ नहीं कर रहा है, सेक्टर के अंदर बहुत दिक्कतें हैं और जिसकी वजह से इनके पीयर्स में भी आपको दिक्कतें नजर आएंगी, वो जब मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की पार्ट 1 को। पार्ट 1 में मैं इसकी डिटेल आपको बता रहा हूं कि आईपीओ का प्राइस में जो डिसाइड हुआ है वो 285 से 291 के बीच में डिसाइड हुआ है। इसका टोटल साइज है वो 5550 करोड़ का है, यानी 5,500 करोड़ का है, 5,550 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 300 करोड़ का है, ओएफएस है 5250। फ्रेश इशू का मतलब यह है कि 300 करोड़ जो है वो कंपनी को मिलेगा और जो 5250 करोड़ है वो जो शेयर होल्डर बेच रहा है उसके अकाउंट में चले जाएगा। अगर मैं प्री आईपीओ शेयर्स की बात करूं तो 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 57.29 करोड़ टोटल इनके शेयर प्री आईपीओ से पहले आउटस्टैंडिंग है। नए शेयर जो इशू हो रहे हैं, अगर आप 300 करोड़ को डिवाइड कर दो 291, तो लगभग कितना आएगा, 1 करोड़ शेयर नए इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग, प्री आईपीओ से पहले इतने थे, आईपीओ में इतने नए शेयर इशू हो रहे हैं, तो टोटल आप देखोगे तो लगभग 58.32 करोड़ आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे इस आईपीओ के सक्सेसफुल होने के बाद। तो अगर मैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालूं आईपीओ प्राइस पे, जिसका 291 है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल शेयर से 291 को, तो आपको मिल जाएगा लगभग 16,974 करोड़, मतलब 17,000 करोड़ के आसपास का टोटल इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर इसका हमने एनुअलाइज ईपीएस निकालें, क्योंकि हमें जो डेटा मिला है वो 9 मंथ FY21 का मिला है, अगर मैं उसको एनालाइज कर दूं तो आपको जो ईपीएस आता है वो कितना आता है, 4 रुपए का आता है। इसकी जो ओपन डेट है 14 से 16 जून है, लिस्टिंग डेट लगभग 24 तारीख के आसपास लिस्ट होगा, लॉट साइज 51 शेयर्स का है और टोटल इन्वेस्टमेंट एक लॉट की है वो कितनी है, 14,841। अब देखते हैं इसका जो पीयर्स है, पीयर्स ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम देखते हैं मदर सुमी को। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑटोमोबाइल एज ए होल सेक्टर has not performed really well in the last 3 years, तो वो जो ऑटो एंसिलरीज कंपनी है उस पे उसका फर्क नजर आता है। अब देखो मदरसन सुमी की ग्रोथ कितनी है, केवल 6% की, वेरॉक की केवल 4%, बॉश नेगेटिव, भारत बॉश नेगेटिव, महिंद्रा सीआई नेगेटिव, एंडोरेंस 4.36, मिंडा 10, सुंदरम फास्टनर्स -2%। यानी अगर मैं ओवरऑल देखूं
तो पिछले 3 सालों में ऑटो एंसिलरी कंपनीज के में कोई भी ग्रोथ नहीं आई है। और वही सोना बीएलडब्ल्यू का अगर 3 साल का देखें ग्रोथ, वो भी नेगेटिव है। अगर पैट ग्रोथ की बात करूं तो पैट में आपको सेम चीज नजर आती है। हालांकि सोना बीएलडब्ल्यू ने थोड़े अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं, क्योंकि इसको आईपीओ लाना था, तो उसके चक्कर में इन्होंने थोड़े एक्सपेंस कम किए, जिसकी वजह से आपको पैट ग्रोथ नजर आ रही है। अदरवाइज रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं है 3 सालों में, 2018 से लेकर 2020 तक। मदरसन सुमी देखो नेगेटिव है। वेरॉक देखो ऑलमोस्ट -95% का फॉल है 3 सालों में। बॉश का -22, भारत फॉर्ज का -32, महिंद्रा सीआई -53, महिंद्रा इंडस्ट्रीज मिंडा इंडस्ट्रीज -30, सुंदरम फास्टर -9%। तो इसका मतलब यह है कि जो 3 साल रहे हैं पीछे, 2020-21 तो मैंने हटा ही दिया क्योंकि उसमें कोरोना था, सारे बिजनेस में दिक्कत में थे। तो इन द लास्ट 3 इयर्स ऑल द ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैव नॉट परफॉर्म वेल, क्योंकि सेक्टर में दिक्कत थी। मार्जिन आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन जो है सोना बीएलडब्ल्यू के हाईएस्ट है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स है वो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है एज कंपेयर टू बाकी मैं कंपनी को देखो जो अदर पीयर्स हैं उनमें मार्जिन कम है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब मार्जिन की अगर बात करी जाए तो सोना बीएलडब्ल्यू के पास जो प्रोडक्ट्स है सुपीरियर प्रोडक्ट्स है, जिनके अंदर अच्छा मार्जिन जनरेट करती है। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका अच्छा है एज कंपेयर टू एनी अदर प्लेयर। मतलब हाईएस्ट जो है वो पीयर्स में एंडोरस टेक्नोलॉजी और सुंदरम फास्टनर का है, और इसका 1 नॉच ऊपर है। यानी इसका मतलब यह है कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स है वो भी काफी अच्छे हैं। अगर डेट की बात करूं तो सेक्टर में कोई डेट तो है नहीं, ये तो आपको दिख ही रहा है। मतलब आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, कोई पीयर उठा के देख लो, सबके डेट टू इक्विटी लेस देन 1 है। इसका मतलब सेक्टर जो है उसके अंदर डेट की कोई दिक्कत नहीं है। सारी कंपनी जो है उनका जो डेट वो मैनेजेबल पे है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी प्राइस टू इक्विटी की। अगर मैं मदरसन सुमी को देखूं, इसके पीयर को, वो 76 के पीई पे आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। वेरॉक नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि इसका 2021 के अंदर प्रॉफिट जो था वो नेगेटिव था। ये सारे फिगर्स जो निकाले गए, ये प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग जो निकाला गया है, ये प्राइस टू अर्निंग निकाला गया है बाय टेकिंग अर्निंग्स ऑफ FY21। तो वो वेरॉक नेगेटिव था। बॉश अगर देखूं तो 97 के पीई पे चल रहा है। भारत फॉर्ज नेगेटिव है, इसलिए हमने निकाला नहीं। महिंद्रा सीआई चल रहा है 157 पे, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी चल रहा है 40 पे, मिंदा इंडस्ट्रीज चल रहा है 200 पे, सुंदरम फास्टनर चल रहा है 48 पे। तो अगर मैं इसके पीयर्स देखूं तो पीयर्स में आपको दिखेगा कि अगर एंडोरेंस टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया जाए और सुंदरम फास्टनर को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे जितने भी कंपनीज है वो बहुत हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर इंडस्ट्री का एवरेज निकाले तो इंडस्ट्री का एवरेज कितना आ रहा है, लगभग 100 का आ रहा है। और सोना बीएलडब्ल्यू जो आईपीओ आ रहा है, क्योंकि हमने इसका एनालाइज ईपीएस निकाला 4 रुपए का, अगर आप 291 को डिवाइड कर दोगे तो लगभग ईपीएस कितना, प्राइस टू अर्निंग कितना आएगा, 73 रुपीज का। यानी इसका मतलब यह है कि जो इसका आईपीओ आ रहा है ये ऑलमोस्ट पार आ रहा है जो इंडस्ट्री का एवरेज है। तो इसके अंदर बहुत टेबल पे नहीं छोड़ा गया इन्वेस्टर्स के लिए। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों इन्वेस्टर के लिए इस पे टेबल पे क्यों नहीं छोड़ा गया है। लेकिन और एक चीज और मैं दिखा दूं, इसके रिटर्न देखो आप 3 सालों के, मतलब जो ये ऑटो एंसिलरीज कंपनीज है इन्होंने क्या रिटर्न दिया पिछले 3 सालों में। मदरसन सुमी ने केवल 12%, वेरॉक नेगेटिव, बॉश नेगेटिव, भारत फोर्ज ओनली 6% इन द लास्ट 3 ईयर, महिंद्रा सीआईए -12%, दिस ऑल CAGR रिटर्न्स, एंडोरेंस नेगेटिव, मिंदा इंडस्ट्रीज एंड सुंदरम फास्टनर हैज गिवन 18 और 12% रिटर्न। यानी इसका मतलब है कि केवल मिंदा इंडस्ट्री और सुंदरम फास्टनर को छोड़ दिया जाए तो कोई हमें ऐसा कोई खास रिटर्न नजर नहीं आते हैं। बात करता हूं कि ये पर्टिकुलर आईपीओ जो है ये इतना ओवरवैल्यूड क्यों आ रहा है, क्यों इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे कुछ नहीं छोड़ा गया। तो उसका रीजन ये दोस्तों, ये जो आईपीओ है मेनली ओएफएस है। जो 550 यानी 5550 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें से केवल 300 करोड़ कंपनी को मिलेंगे, बाकी सेलिंग शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं सेलिंग शेयर होल्डर्स है कौन। दोस्तों आईपीओ से पहले ये दो शेयर होल्डर है जिनके पास 100% शेयर होल्डिंग है कंपनी की। एक है सोना ऑटो कॉम्प होल्डिंग कंपनी, ठीक है, और दूसरी है सिंगापुर टॉपको 3। ये सिंगापुर टॉपको 3 जो कंपनी है ये ब्लैकस्टोन ग्रुप की कंपनी है। इन्होंने करोड़ 20 लाख शेयर परचेस किए थे 384 के प्राइस पे, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 845 करोड़। यानी 2019 में ब्लैकस्टोन ग्रुप ने इसमें कितना पैसा लगाया था 845 करोड़। कितने के प्राइस पे लगाया था 384 के। अब 2021 में इन्होंने 11:1 में बोनस इशू किया। तो जब बोनस इशू हुआ तो टोटल जो कॉस्टिंग आ गई कितनी आ गई 32 रुपए की आ गई। यानी इसका मतलब यह है कि 2019 में ब्लैकस्टोन ग्रुप ने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसकी कॉस्टिंग थी 32 रुपए 34 पैसे, और 2021 में जो आईपीओ आ रहा है वो कितने पे आ रहा है
291 पे आ रहा है। तो यानी इसका मतलब यह है कि ब्लैकस्टोन ग्रुप ने कितना रिटर्न कमा लिया, 2 सालों में कंपनी 8 टाइम्स इस पर्टिकुलर आईपीओ से पैसा कमा रही है। और अगर मैं इसके पीयर्स देखूं, जो मार्केट में पीयर्स अवेलेबल, उन्होंने 3 साल में भी लगभग किसी ने भी 20% से ऊपर रिटर्न नहीं दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट से कंपनियां कितना कमाती है। जो दोस्तों होता क्या है, जो बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स होते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये अच्छी अच्छी अनलिस्टेड कंपनीज पकड़ते हैं, ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज पकड़ते हैं जिनका आईपीओ 2 साल 3 साल के अंदर आने वाला है, और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने से इनको क्या होता है, रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। आप खुद ही देख लो ना, अगर इन्होंने किसी भी पीयर को पकड़ा होता मार्केट के अंदर, मान लेते हैं उन्होंने डिसाइड किया होता मदरसन सूबे में इन्वेस्टमेंट करने का, तो केवल 12% रिटर्न मिलते हैं 3 सालों में। 3 सालों में, यहां 2 सालों में 8x रिटर्न है। इंडस टेक्नोलॉजी में किया होता तो -2% होता, मिंदा में क्या होता 18% होता। तो इसका मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि जो इन्वेस्टर्स पैसा कमाते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला जी कमाते हैं, या मार्केट के अंदर वेंचर कैपिटल या पी फंड कमाते हैं, वो कमाते हैं केवल अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके। और जो जब आईपीओ आता है, तो आईपीओ में क्या होता है कि ये सब एग्जिट कर जाते हैं, और वैल्यूएशन जो होती है वो काफी पीक पे होती है, क्योंकि उनको रिटर्न अच्छा चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो इसीलिए क्या होता है कि वो इन्वेस्टर के टेबल बहुत कम छोड़ते हैं। जैसा कि एग्जांपल सोना बीएलडब्ल्यू को क्लियरली नजर आ रहा है, 73 का पीई आ रहा है, यानी इस पे बहुत कम आपको उम्मीद है कि कुछ रिटर्न मिल पाएगा, क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। होप इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसकी आईपीओ की डिटेल, इसके पीयर से कंपेयर करने की कोशिश करी। तीसरा बताया कि जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है वो कितना कमा रहा है, और क्यों वो अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि लिस्टेड मार्केट में, उसका रीजन मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। वीडियो को अंत करते ही मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।